दहेज के केस लगाए जाते हैं, भरण पोषण का केस लगाया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया जाता है। अगर आपने ये पूरा वीडियो अगर अंत तक देख लिया ना, तो आपको कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि पत्नी द्वारा जो आपके विरुद्ध जो दहेज के केस लगाए जाते हैं, भरण पोषण का केस लगाया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया जाता है। अगर आपने ये पूरा वीडियो अगर अंत तक देख लिया ना, तो आपको कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो भरण पोषण पे हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जो 498A पे हैं, दहेज प्रताड़ना पे, और कुछ ऐसे वीडियो हैं जो घरेलू हिंसा में बताए हैं कि घरेलू हिंसा की कार्रवाई कैसे की जाती है। तो इसके संबंध में मैंने पूरी तरीके से अपने वीडियो बनाए हुए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, क्योंकि हर घर फंसा हुआ है, हर दूसरा घर इन मुकदमों की पेशबंदी में फंसा हुआ है। आप लोग गुमराह हो जाते हैं, आप लोगों को सही तरीके नहीं पता है कि आपको ऐसे मुकदमों में अपनी पैरवी कैसे करनी है, ऐसे मुकदमों में आपको अपना बचाव कैसे करना है। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि यार हमने सारी चीज़ें अपने एडवोकेट के ऊपर डाल दी हैं, हमारा एडवोकेट हमें बचा लेगा। आपका एडवोकेट आपको बचाएगा, ये बात सही है, तब बचाएगा जब आप स्वयं इंटरेस्ट लेंगे आपके केस में, चाहे वो भरण पोषण का केस हो, चाहे 498 का केस हो, चाहे घरेलू हिंसा का केस हो, या तलाक का केस हो, या गार्जियनशिप वर्डिक्ट या बच्चों की कस्टडी का केस हो। कोई भी अगर इस तरीके का अगर केस होता है और आप अगर स्वयं अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आपको कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आमतौर पे आज की डेट में देख रहे हैं ना, जो अदालतें जो हैं वो एक मैकेनिकल मैनर में काम कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसका भुगतान हमें भुगतना पड़ता है, और जब हम अपील, रिवीजन वगैरह में जब ऊपरी अदालतों में जब जाते हैं, तब तक हमारा बहुत कुछ डैमेज हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए, ऐसी कमियों को पकड़ने के लिए हम आज ये वीडियो आप लोगों तक लेके आए हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे प्रॉपर फीस के साथ में हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है नीचे डिस्प्ले हो रहा है। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए भरण पोषण पर, जिसमें मैंने बताया कि भरण पोषण का जो वाद है वो किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके से संबंध की तामीला होनी चाहिए, किस तरीके से अपनी पैरवी रखनी चाहिए। आदेश हो जाता है तो आदेश को किस तरीके से हमें चैलेंज करना चाहिए। अगर कोई एक पक्षी आदेश हो रहा है तो उसके जो 7 शपथ पत्र दिया जाता है, उस 7 शपथ पत्र को हमें कैसे चैलेंज करना चाहिए, कैसे अपनी आपत्ति दाखिल करानी चाहिए। हमने इसमें ये भी बताया कि 125(3) CRPC के तहत में अगर आपका जो ऑर्डर आपके खिलाफ में जो हुआ है उसको अगर कॉम्प्लाइंस कराने के लिए CRPC 125(3) का प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो उसमें सम्मन की तामीला हुई है या नहीं हुई है, आपको सम्मन मिला है या नहीं मिला है, उसमें जो आपकी जो प्रॉपर्टी बताई गई है जिसकी वसूली वारंट जारी कर दिया। कभी कभी न्यायालय क्या करता है कि जैसे 125(3) CRPC का प्रार्थना पत्र दाखिल होता है तो न्यायालय क्या करता है कि वो डायरेक्ट तौर पर तुरंत वसूली वारंट जारी कर देता है, और पुलिस के लिए करता है, जबकि पुलिस को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो आपकी वसूली करे, आपकी संपत्ति की वसूली करे। ठीक है। और उसके बाद में ये देखा गया है कि न्यायालय ने जब वसूली वारंट जारी कर दिए तो क्या उसमें जुर्माना लगाया है या नहीं लगाया है, क्या 128 का जो प्रार्थना पत्र है वो दाखिल किया गया है, जो आपके खिलाफ में जो रिकवरी वारंट जारी किए जा रहे हैं, या वसूली वारंट जो जारी किए जा रहे हैं, या आपके खिलाफ में अरेस्टिंग वारंट जो जारी किए जा रहे हैं, क्या उस पार्टी ने कोई ऐसा प्रार्थना पत्र दिया है, क्या न्यायालय को कोई ऐसा आवेदन दिया है जिसमें उसने आपके रिकवरी वारंट की मांग की हो, या आपके गिरफ्तारी वारंट की मांग की हो, या कोई ऐसा तथ्य है जो छुपाया गया है और गलत तरीके से आदेश लिया है। इन सारी चीज़ों से आप अगर अनजान हैं तो आपको नुकसान होगा। क्योंकि आमतौर पे मैंने देखा है कि जो मेंटेनेंस का जो केस है ना, उसमें लोग यही कहते हैं, भैया आपकी पत्नी है, आपको भरण पोषण देना पड़ेगा। ये मानसिकता है ना, हमने अपने दिमाग में बिठा रखी है। बहुत से लोग हैं यूट्यूब पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बहुत तो लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब चैनल खगालते रहते हैं
और उनको लगता है कि नहीं, आज इसने सलाह ये दे दी, आज ये जजमेंट पढ़ लिया, आज ये सलाह हो गई। इन सलाहों से काम नहीं चलेगा। डिपेंड करता है कि आपके केस में जो मेरिट पे जो चीज़ें चल रही हैं, सबकी कहानी सेम हो सकती है लेकिन केस की मेरिट अलग अलग हो सकती है, सबकी प्रोसीडिंग अलग अलग हो सकती है। इसलिए इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दे के आपको अपने केस की प्रोसीडिंग पे ध्यान देना है। आपके केस जो है ना वो मेरिट पे डिसाइड होने चाहिए। क्या क्या चीज़ें अनियमितताएं की गई हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें गलत तरीके से किया गया है, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। जैसे मैंने सीआरपीसी 125 के बारे में जैसे मैंने बताया कि जिस दिन से परिवार दाखिल होता है उसकी समनिंग प्रोसेस से लेके रिकवरी प्रोसेस तक पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ों को आपको नज़रअंदाज करना है और क्या क्या चीज़ों को आपको देखना है जिससे कि आप फ़ायदा ले सकते हो। क्या क्या ऐसी गलतियां जो की गई हैं जो न्यायालय में आपके खिलाफ में वसूली वारंट निकल गए। आप सीआरपीसी 125 का अगर कोई एक पक्षी ऑर्डर हो जाता है, अगर आप चाहते हो कि इस दोबारा सुनवाई में लगाया जाए तो आप उस आदेश को सेटिस्फाइड कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको प्रॉपर कारण देना पड़ेगा कि आपका ऐसा क्या रीज़न रहा कि आप न्यायालय में उपस्थित नहीं आ पाए। दूसरा ये है कि आप उसी अदालत में, बहुत लोग हमसे बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वही अदालत कैसे इसको खारिज कर सकती है आदेश को। अगर कोई आदेश हो गया तो उस अदालत में खारिज कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम बातों से बातें नहीं करते हैं, हम कानूनी चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और उन्हीं के आधार पे हम आप लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सीआरपीसी 127 में मॉडिफिकेशन का भी है, कैंसिलेशन का भी है। मजिस्ट्रेट जो है वो भरण पोषण बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, अपने आदेश को कैंसिल भी कर सकता है अगर टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं 125(3) की अगर वायलेट हो रही हैं और गलत तरीके से अगर आदेश पारित किया गया है, छल कपट पूर्वक अगर आदेश पारित किया गया है, तो वही मजिस्ट्रेट जो है वो अपने आदेश को भी रद्द कर सकते हैं। लेकिन इस बात को कोई मानता नहीं है। मानता इसलिए नहीं है क्योंकि कभी किसी ने कोई किया नहीं है। उनको लगता है ये नई चीज़ है, हम जाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसमें बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि लोग सीधा ये बोलते हैं भैया अपील में चलते हैं, अपील में चले जाओ, ऊपर हाई कोर्ट में चले जाओ। हाई कोर्ट में क्या होता है, एक मीडिएशन के नाम पे एक डेट लगा दी जाती है और चीज़ें वही जैसी की तैसी रहती है और पति को यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आपके खिलाफ में कोई एक पक्षी आदेश अगर पारित हुआ है और अगर आप चाहते हो कि उसी फाइल को पुनः सुनवाई पे लगाया जाए तो आप पुनः सुनवाई के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आदेश गलत किया गया है, छल कपट पूर्वक किया गया है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लीगलिटी है उनको वॉयलेट किया गया है, तो आप मूव कर सकते हो। उसको कैंसिलेशन कराने के लिए उसी अदालत में आप मूव कर सकते हो। बहुत से लोग ये कहते हैं सर इंटरिम आदेश हमारा पारित हो गया, अब इंटरिम आदेश को हम कैसे कैंसिलेशन कराएं? क्योंकि इंटरिम आदेश जो है ना इंट्रालोकेटरी आदेश है, इसका कोई रिवीजन वगैरह नहीं हो सकता। अब इसको हम कैंसिल कैसे कराएं? तो आप देखो कि जब भी कोई इंटरिम आदेश होता है उसका कॉम्प्लायंस कराने के लिए भी उसको सीआरपीसी 125(3) का ही एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा और उसमें आपको सम्मन आएगा। उस सम्मन में आपको आपत्ति देनी है। कुछ लोग आपत्ति देते समय मालूम क्या गलतियां कर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। वो अपनी पूरी रामकथा लिख देते हैं वही, कि भाई आपको रामकथा नहीं लिखनी है, क्योंकि आप अपने WS में जो रिटन स्टेटमेंट आपने जो परिवार में दिया था उसमें आपने रामकथा अपनी पूरी लिख दी थी। अब दोबारा नहीं लिखनी है। अब सिर्फ आपको आदेश की टेक्निकलिटी देखनी है कि आदेश कैसे किया गया, क्यों किया गया, क्या गलती की गई, उसके आधार पर आपको यहाँ पे कैंसिलेशन के लिए जाना है। उसी के आधार पर आपको आपत्ति देनी है और आपत्ति में सिर्फ ये होना चाहिए कि आपकी जो पत्नी है उसने न्यायालय से क्या क्या कपट किए हैं, किस तरीके से गलत प्रोसीडिंग चलवाई है, किस तरीके से उसने गुमराह करके न्यायालय को आदेश दिया है। ये तो होगी सीआरपीसी 125 की बात। अब डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है, मैंने देखा है आमतौर पे कि बहुत से लोग ऐसे करते हैं, 2 साल 10 साल 20 साल हो जाते हैं, उनको याद आता है कि चलो अब केस लगा दिया जाए। तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है ना, उसमें मैंने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो एक्ट 2F के तहत में डोमेस्टिक रिलेशनशिप बताया गया है। घरेलू संबंधों में कभी वो महिला रही हो या रह रही हो, अगर घरेलू संबंधों में अगर वो महिला कभी रही है तो उसको 3 साल के भीतर में केस फाइल करना चाहिए। अगर घरेलू हिंसा में अगर रह रही है और केस पेंडिंग चल रहे हैं तो घरेलू हिंसा का केस नहीं बनता है, लेकिन फिर भी न्यायालय क्या करती है, सम्मन जारी कर देती है। हम लोग ये नहीं देखते कि सम्मनिंग प्रोसेस किस तरीके से किया जा रहा है। ये सिविल नेचर का केस होता है, लेकिन इसकी जो प्रोसीडिंग होती है वो क्रिमिनल होती है, इसलिए क्योंकि जल्दी से जल्दी महिला को राहत दी जा सके। हम हमेशा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बारे में सुनते रहे, लेकिन हमने कभी घरेलू हिंसा अधिनियम का जो नियम 2006 है ना, उसके बारे में हमने कभी नहीं पढ़ा।
लोग कहते हैं कि डीपीओ रिपोर्ट मायने नहीं रखती, डीपीओ रिपोर्ट मायने नहीं रखती। मैं कहता हूं डीपीओ रिपोर्ट जो है ना वो कानून की एक धारा 5 है, धारा 9 है, धारा 10 है, उसके तहत में बहुत मैंडेटरी है और मैंडेटरी होनी भी चाहिए। और इसको पूरी तरीके से व्याख्यान किया गया है घरेलू हिंसा नियमावली जो 2006 उसकी धारा 5 में स्पष्ट तरीके से किया गया है कि जब तक डीपीओ रिपोर्ट नहीं होगी और जब तक डीपीओ रिपोर्ट नहीं मजिस्ट्रेट देख लेगा तब तक संज्ञान नहीं ले सकता, तब तक सम्मन जारी नहीं कर सकता। और इसमें तो स्पष्ट ये बात है, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बताता था कि अगर कोई घरेलू घटना हो रही है, सपोज जैसे कोई आगरा में किसी के साथ में कोई घरेलू घटना हो रही है, तो उसको वहाँ के संबंधित डीपीओ को शिकायत करनी पड़ेगी। उस शिकायत का संज्ञान लेके उस डीपीओ की जिम्मेदारी बनेगी कि वो न्यायालय में, जैसे पुलिस चार्जशीट भेजती है ना न्यायालय में कि परिवार चलाया जाए, वैसे ही वो रिपोर्ट बना के न्यायालय में भेजेगी और संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत उस थाने को अनुबंध करेगी। उसमें सारी चीज़ें जो फॉर्मेट भी उसमें नियमावली 2006 में दिए गए हैं। अगर आप स्पष्ट तरीके से देखेंगे तो बहुत राहत की चीज़ें हैं। इसमें मैंने देखा कि जब कोई ऑर्डर हो जाता है, एक्सपार्टी ऑर्डर हो जाता है, तो भी यही है। इसमें स्पष्ट है कि अगर कोई आदेश हो जाता है ना, तो उस आदेश को कॉम्प्लायंस कैसे कराएं। उस आदेश को कॉम्प्लायंस कराने के लिए 20(6) के तहत में भी प्रावधान है, 31 में भी प्रावधान है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि घरेलू हिंसा नियमावली जो 2006 है उसकी धारा 6 का व्याख्यान करते हुए, 6(5) का व्याख्यान करते हुए, धारा 6 सब सेक्शन 5 का व्याख्यान करते हुए वो रिकवरी फाइल कर देते हैं और अरेस्टिंग वारंट जारी कराने के लिए आदेश करा दिए। पूरी तरीके से गलत प्रक्रिया है, क्योंकि नियमावली 6 सबसेक्शन 5 ये कहती है कि घरेलू हिंसा का जो कोई आदेश हो गया या कोई कार्रवाई है वो उसी रीति रिवाज के हिसाब से चलेगी जिस हिसाब से सीआरपीसी 125 का केस चलता है, उसी प्रोसीजर से चलेगा, ये कहता है। तो यहाँ रिकवरी की बात और यहाँ प्रोसीजर की बात, नियमावली जो है वो प्रोसीजर की बात कर रही है, लेकिन लोग क्या करते हैं एप्लीकेशन मूव कर देते हैं कि घरेलू हिंसा धारा 6/5 के तहत में रिकवरी वारंट जारी किए जाए, वसूली कराई जाए। तो ये मेरे ख्याल से गलत प्रोसीडिंग है। तीसरी चीज़ है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस, जब भी आपके खिलाफ में डोमेस्टिक वायलेंस की कोई शिकायत जाती है तो थाने की जिम्मेदारी बनती है, वहाँ का जो थाने का जो बाहर का अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उन तथ्यों की जांच करे। क्योंकि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में स्पष्ट तरीके से कहा कि अगर इस तरीके के अगर कोई डिस्प्यूट आते हैं तो उसकी प्री इंक्वायरी मस्ट है, लेकिन नहीं की जाती है। समझौते के नाम पे डेट लगा दी जाती है, परेशान किया जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। और आप एक इंटरेस्टिंग बात देखो, 323 आईपीसी जो है ना वो मारपीट से संबंधित है और घरेलू हिंसा अधिनियम 498A में शारीरिक और मानसिक यातनाएं आती हैं। शारीरिक यातनाएं जो हैं वो नियमावली घरेलू हिंसा नियमावली 2006 में स्पष्ट की गई हैं कि घरेलू हिंसा नियमावली में शारीरिक यातनाएं और मानसिक यातनाएं किस किस तरीके की क्या क्या हो सकती है, जैसे थप्पड़ मारना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, ये सारी चीज़ें जो है ना शारीरिक और मानसिक यातनाओं में आ जाती है। जब ऑलरेडी 498A में शारीरिक यातनाएं हैं तो फिर आईपीसी 323 का अपराध क्यों जोड़ती है पुलिस? क्योंकि आईपीसी 323 जो है ना वो स्वयं में इंडिपेंडेंट है और जब भी कोई महिला शिकायत करती है तो वो ये कहती है कि हमसे दहेज की मांग की जा रही थी, हमसे इतना इतना लाख रुपए मांगा जा रहा है, हमने जब ये दहेज नहीं दिया, हमारे पिताजी जब देने से मना कर दिए तो हमें ये मारते थे, पीटते थे, परेशान करते थे। ये धारा 498A बन गया। लेकिन पुलिस क्या करती है, धारा 3/4 जोड़ देती है। जैसा कि मैंने बताया कि धारा 3 जो है वो दहेज लेने और देने का दंड है और दहेज 4 जो है ना वो दहेज की मांग है। लेकिन मजिस्ट्रेट यहाँ पे क्या करते हैं, इस पर कॉग्निजेंस ले लेते हैं। आगे की कहानी हम बताएंगे क्योंकि ये क्रिमिनल केस है, FIR स्टेट केस होता है। इसमें कैसे आपको बचना है, कैसे आपको एक केस रद्द कराना है, कैसे मजिस्ट्रेट के संज्ञान आदेश को चैलेंज करना है और कैसे आपकी पत्नी जो है उसके माँ बाप भाई बहन जिन्होंने विटनेस दिया है, जो इंटरेस्टेड विटनेस हैं, उनको कैसे विचारण के लिए, ट्रायल के लिए तलब करना है, कैसे कार्रवाई करनी है। अगर आप लोग ज़्यादा जानकारी अगर चाहते हैं तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, आप लोग व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स अगर आपको भेजने हैं
तो हमने उसकी फ़ीस 2,000 रुपये पर केस के हिसाब से रखी हुई है। मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है, पूरे दिन कचहरी, उसके बाद में बच्चों की देख रेख। इसलिए बिल्कुल भी होपलेस ना हो, पेशेंस रखें, जैसे ही समय मिलेगा हम आपसे कॉल करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से संपर्क किया था और मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं उनसे बात नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही समय मिलता है मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें और हर वीडियो देखें, कोई ना कोई वीडियो आपके काम आ ही जाएगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने मेहनत की है आप लोगों के लिए। धन्यवाद।